नमस्कार, मैं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, अपने भारत देश के सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जितने ऑडियंस देख रहे हैं पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, उन सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आज के दिन हमारे डॉक्टर्स का जो रिकॉग्निशन करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको रिवार्ड दें, इनको सम्मान दें। बिकॉज डॉक्टर्स जितनी मेहनत करते हैं उतनी मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई और करता होगा। और शायद कोविड के टाइम पे हम सब ने जान भी ली थी। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है समाज में अपना योगदान देने के लिए। समाज में हम सबको पता है हमारा देश जो है कहीं ना कहीं हेल्थ केयर में एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए जूझ रहा है। हम लोग बात करते हैं डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, क्लिनिकल नॉलेज बहुत अच्छी, डायग्नोसिस बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं एक क्लिनिकल नॉलेज, ये डायग्नोसिस जो है, जो हमारा बिल्कुल तबका, जो हमारा गांव जो है, जो जहां हमारा भारतवर्ष बसता है, जहां 70% पॉपुलेशन रहती है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद 70% लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं, रूरल इंडिया में रहते हैं, उनको अभी भी वो एक्सेसिबिलिटी और वो अफोर्डेबिलिटी नहीं मिल रही है। उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और बहुत सारे ऐसे पहलू आपको बताऊंगा, शायद आपको अभी तक पता ही नहीं होंगे कि हम लोग कहाँ कितना अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पे अभी बहुत सारा स्कोप है करने के लिए। अगर हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, ये बड़ी जनरलाइज्ड टर्म है। एक एफ्लुएंट क्लास का बंदा है, उसके लिए अफोर्डेबिलिटी मेदांता हॉस्पिटल या अपोलो जैसे बड़े हेल्थ केयर ग्रुप वो अफोर्डेबल हैं। एक छोटा गरीब जो गांव का है या जो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में जो गरीब परिवार रहता है, उसके लिए एक छोटा नर्सिंग होम, छोटा क्लिनिक, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए उसको अपनी दहाड़ी गंवानी पड़ती है, शायद वो भी उसके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो अगर अफोर्डेबिलिटी को डिफाइन करें कि अगर आप रोज़मर्रा के खर्चे निकाल के, जिसमें घर है, शेल्टर है, आपका दिनचर्या के जो खर्चे हैं उसको निकाल के अगर आपके पास इतना पैसा बचता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं या अपना हेल्थ केयर का खर्चा को पूरा कर सकते हैं, तो उसको हम लोग भारतीय भाषा में इसको कहेंगे अफोर्डेबिलिटी। अगर हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की, ये भी बहुत बड़ी टर्म है। एक्सेसिबिलिटी में भी क्वालिटी केयर को एक्सेसिबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी पहुंच होनी चाहिए जहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों, क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ हो, क्वालिफाइड नर्सेस हों, वहाँ पे जो कॉस्ट हो वो आपके लिए अफोर्डेबल हो और जो आपका घर है उसके आसपास होना चाहिए। तो अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो आपको एटलीस्ट तहसील पे, ब्लॉक लेवल पे, इवन जिले के लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर क्रमशः मिलनी चाहिए। तो दिस इज एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें कहीं ना कहीं भारत अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि जो 30% इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें बेड हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, दे आर कन्फाइंड टू टियर 1 और जो बड़े शहर हैं उनको कन्फाइंड है, जबकि 70% जनता रहती है कहाँ, गाँव में। तो कहीं ना कहीं ये पैराडॉक्स है। इस पैराडॉक्स को कैसे गैप कम करेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या चैलेंजेज हैं एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी में, उसकी हम लोग बात करते हैं। अगर बात करते हैं, अभी आप सबने कोविड देखा था। कोविड के टाइम पे अच्छे अच्छे देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। हेल्थ केयर तो बंद ही हो गया था, ठप हो गया था। इटली जैसे में जब कोविड पहली शुरुआत हुई थी, जब मैं टीवी पे बहुत आता था, तो हम लोग देखते थे इटली में ऐसी हालत थी कि जहाँ पे वो 18% अपनी जीडीपी का खर्च करता है और उनके यहाँ त्राहिमाम हो रही थी, उनके यहाँ जो कब्रें खोदे जा रही थी उसके लिए जगह नहीं बची थी। ऐसी ऐसी वायरल तस्वीर आ रही थी। तो उस समय ये हाल था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज 10 से 12% मिनिमम खर्च करते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं अभी हेल्थ केयर इंफ्रा में बहुत अपडेटेड नहीं है, उनके लिए भी जरूरत है। हम जो भारत की बात करते हैं, भारत में पिछले 70 साल से, जब तक नई सरकार, पुरानी सरकारें थी, सिर्फ 1 से लेके 7% तक जीडीपी का खर्च करते थे। जो नई सरकार आई है, पिछले 5 साल में या 9 साल में उन लोगों ने खर्च बढ़ाया है, वो लगभग 2.5% तक पहुंचा दिया है, 2.5% ऑफ द जीडीपी, बट अभी भी बहुत कम है। WHO कहता है कि लगभग 5% अपना जीडीपी का खर्च करना चाहिए। ब्रिक्स कंट्री में सिर्फ इंडिया है जिसका 2.5% है, बाकी जितनी कंट्रीज हैं सब 5% से ऊपर कर रही हैं। और अगर हम जीडीपी का खर्च नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग अपने जनता को जो उनका मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य सुरक्षा, वो कहीं ना कहीं देने में कमज़ोर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें जीडीपी एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके लिए जो हमें बेसिकली जो जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की भी ज़रूरत है। बिकॉज सरकार इतने कम समय में पूरा का पूरा जो तंत्र है उसको बदल नहीं सकती है। नंबर 2 बात करते हैं शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर पर्सनल्स। हम सब जानते हैं कि इस समय हमारे यहाँ शॉर्टेज है हेल्थ केयर पर्सनल्स की, इसकी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तीसरी बात है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज और जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे गांव में नहीं पहुंच रही हैं, जो रूरल एरिया में नहीं पहुंच रही हैं। अगर हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमने कोविड में देखा कि बेड्स कम हो रहे थे, शॉर्टेज हो रही थी, डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सेज नहीं थी, लैब्स नहीं थी, टेस्टिंग नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं इंफ्रा में भी हम लोग कमज़ोर हैं। लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी,
60% जनता, आप सोचेंगे, ध्यान से सुनिए, 60% जनता जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करती है, मतलब अपना घर से पैसे दे के इलाज करवाती है। और बहुत बार इन लोगों को अपने इलाज के लिए घर बेचना पड़ता है, जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं, वो लोन लेना पड़ता है रिलेटिव्स और फ्रेंड से बहुत महंगी ब्याज दरों पे, और घर और फैमिली कॉलेप्स हो जाती हैं एक व्यक्ति का इलाज कराने में। तो कहीं ना कहीं जो अफोर्डेबिलिटी है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चैलेंज है जो हमें सॉल्व करना चाहिए। पीपीपी पार्टनरशिप डेफिनेटली भारत सरकार, मैंने बताया कि इतनी बड़ी जनसंख्या को इतनी आसानी से इलाज नहीं मुहैया कर सकती है, या जीडीपी को इतने आसानी से डबल नहीं कर सकती है, उसमें 3-4 साल लगेंगे, और 10% तक पहुंचने में हमें लगता है 10 साल लग सकते हैं और उससे ज़्यादा। तब तक हमें प्राइवेट हेल्थ केयर का साथ लेना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि 2.5% खर्च करते हैं, तो 2.5% को कम से कम इमीडिएटली इसको 5% करना चाहिए। और जब तक 5% करते हैं उसके साथ साथ जितने भी प्राइवेट हेल्थ केयर प्लेयर्स हैं उन सबको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आके उनको हम लोगों को इजी फाइनेंसिंग कराएं, लोन सस्ती दरों पे दें, अलॉटमेंट की ईज दें, सिंगल विंडो लाइसेंसेस दें उनको प्राइवेट हेल्थ केयर को, और जो फंडिंग, फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी उसमें इनेबल करें। स्टार्टअप बहुत सारे आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, बिकॉज अगर आपको रूरल एरिया में हेल्थ केयर को एक्सेसिबल करना है तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। हम सब ने देखा टेली मेडिसिन का कितना बड़ा रोल था ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी हमें सरकार को और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं कि जीडीपी का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए हमें। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम सब जानते हैं कि हमारे जो भारतवर्ष की बात करें तो 70% बेड्स, नर्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियन और जो बेड्स, उसके अलावा आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर, जितने मेजर इक्विपमेंट्स हैं सब 70 से ज़्यादा ही, बल्कि मैं बताऊंगा सिर्फ 10-12 जो बड़े शहर हैं उनको कन्फाइंड है। मतलब 70% आपकी जनता आपके देश की रहती है गांव में, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं बहुत बार मिलते, वहाँ पे कभी कभी नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलता, और जो अस्पताल है, जो बड़ा इंफ्रा है वो कन्फाइंड है जो आपके टियर 1 या बड़े शहरों में। तो ये पैराडॉक्स है, इसको कैसे करें? टेलीमेड कंसल्टेशन लें, पीपीपी पार्टनरशिप्स करें, तो इन सब चीज़ों से करके हम इसको इंफ्रा को भी कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं। बिकॉज हम सब ने देखा जब कोविड आया था तो इतनी सारी डेथ्स हो रही थी, गांव में हो रही थी, पता भी नहीं लग रहा था, डायग्नोसिस भी कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि कोविड की वजह से हुई है या किसी और वजह से हुई, बिकॉज जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, लोगों को पता नहीं लग रहा था क्या कारण है। तो कहीं ना कहीं ऐसा पैंडेमिक दोबारा आए उस सब के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। एक और बात कहेंगे कि हमारे जो पर कैपिटा जो इनकम है बहुत कम है, एक बहुत बड़ा कारण है जो एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी की बात करें कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो उस पर बढ़ाना चाहिए। एक अच्छी बात जो बड़ा अच्छा संकेत है, पिछले 9 साल में ड्यूरिंग दिस मोदी गवर्नमेंट कहें, बीजेपी की गवर्नमेंट कहें, अच्छा काम कर रही है। इस 9 साल में पर कैपिटा इनकम एवरेज डबल हो गई है, 2014-15 से 22 में बिल्कुल डबल हो गई है। तो इसीलिए एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। खासकर केरला वगैरह में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, तो इसलिए वहाँ के लोग अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर ले पा रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसा ही मुझे सारे स्टेट्स में करना चाहिए, जो हमारे बीमारू स्टेट्स भी हैं वहाँ भी इस तरह की अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पे काम करना चाहिए कि उनको रोजगार दें। जब पैसा आएगा तो वो लोग अपने ऊपर भी खर्च करेंगे, अपने हेल्थ केयर पर भी खर्च करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की, तो डेफिनेटली जो अगर आप सब मानते होंगे कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होता है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, और एक होता है सेकेंडरी, एक टर्सरी, एक क्वाटरनरी। तो अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हैं तो सेकेंडरी और टर्सरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या बहुत कम पड़ेगी। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, मतलब बोझ कम पड़ेगा, इलाज कम महंगा होगा, कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, डेथ कम होगी। तो अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन कर दें, खास करके जो रूरल इंडिया है, गाँव है हमारे या छोटे शहर हैं, टियर 3 सिटीज़ हैं, तहलका हैं, तहसील हैं, ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे थ्रू टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हमारे पास उपलब्ध हैं जिनके थ्रू हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। जो बड़ी मशीनें हैं, बड़ी जो सुविधाएं हैं जो बड़े शहरों में, उनसे कनेक्ट करके कहीं ना कहीं इस पर हम काम कर सकते हैं। तो अगर हमने प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन कर दिया, अर्ली डायग्नोसिस पे काम किया, और सरकार काम कर रही है इस पर, ऑलरेडी कई हज़ार
ऐसे वेलनेस सेंटर्स खोले जा रहे हैं, 1500 के आसपास खोले जा रहे हैं, जिन पे हम प्रिवेंशन पे का, अब प्रिवेंशन से ज़्यादा आगे बात करें तो प्रोडक्टिव हेल्थ केयर आ गया। मतलब आजकल ऐसे टूल्स आ गए हैं एआई के थ्रू, जो आपके रेटिना को देख के, आपके हार्ट को देख के, आपके बीपी को देख के, आपके वाइटल्स को देख के, आपका वेट के देख के, आपकी एज, सेक्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री देख के ये अलर्ट आपको दे देंगे कि आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो प्रिवेंशन से पहले भी प्रिडिक्टिव हो गई, प्रिडिक्ट कर लेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लाइफस्टाइल चेंज करके बिना इलाज के आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं, किडनी डिजीज से बच सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर मुझे लगता है काम करना चाहिए, तो इससे एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर गांव हर शहर में सरकार नहीं पहुंच सकती, सरकार का अपना इंफ्रा है, उनके सिस्टम प्रोसेस से स्ट्रेंथन नहीं है। प्राइवेट हेल्थ केयर बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इंडिया में अगर हम बात करते हैं भारतवर्ष में, तो 70% जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है वो सिर्फ प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है। जितने बेड हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, ओपीडी और आईपीडी का लोड है, 70% प्राइवेट हॉस्पिटल बियर करते हैं और 30% गवर्नमेंट हॉस्पिटल बियर करते हैं। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए प्राइवेट हेल्थ केयर को या प्राइवेट प्लेयर्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, खास करके टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, वहाँ पे हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खुलने चाहिए, बड़े बड़े आईसीयू सेटअप्स खुलने चाहिए, सो दैट अगर कोई पैंडेमिक या कोई बीमारी फैलती है तो एटलीस्ट डोर स्टेप पे लोगों को इलाज मिल सके। उसके लिए फ्री इजी फाइनेंसिंग है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इजी अलॉटमेंट, जमीन कम रेटों में मिल जाए, सस्ती दरों में मिलनी चाहिए, और जो मिलके लगाएं मशीनों पे फाइनेंसिंग अच्छी होनी चाहिए, सिंगल विंडो सारे लाइसेंस मिल जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर काम कर रही है, ऑटोमेशन हो रहा है, बट अभी भी बहुत चीज़ें मैनुअल है, बहुत चीज़ों में सरकार गौर नहीं कर रही है। जैसे हम लोग हेल्थ केयर की बात करते हैं, अगर हमें हॉस्पिटल खोलना हो तो हमें कॉमर्शियल रेट्स पे या इंस्टीट्यूशनल रेट पे ज़मीन मिलती है, हमें कोई डिस्काउंट या कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। फिर सरकार और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग चैरिटी करें, फ्री में इलाज करें या सस्ते दरों में करें, तो शुरुआत तो आपसे होगी, सरकार से होगी, अथॉरिटीज़ से होगी। अगर वो लोग हमें सिंगल कम पैसे में ज़मीन देंगे, लो रेट पे इंटरेस्ट पे फंडिंग कराएंगे, फाइनेंसिंग कराएंगे, मशीन सस्ती दरों में दिलाएंगे, इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, तो डेफिनेटली वो जो बेनिफिट मिलेगा हम सब पास ऑन करेंगे। बिकॉज रीजन ये है कि इतना कम्पिटिटिव जमाना आ गया है प्राइवेट हेल्थ केयर में भी, हर बंदा चाहता है कि उसको कस्टमर या पेशेंट्स मिले, हम उसका इलाज कर सकें और लाइफ लॉन्ग उसको एक्वायर कर सकें। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी काम ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कैसे प्राइवेट हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। एक बड़ा अच्छा काम किया सरकार ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, कैशलेस स्कीम है, वो भारतवर्ष में लॉन्च हुई है और बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स है। 23 करोड़, जो लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ मई का आपको, 23 करोड़ लोगों को आयुष्मान स्कीम के जो कार्ड्स हैं वो इशू हो चुके हैं, मिल चुके हैं। मतलब 23 का मतलब समझ रहे हैं, अगर एक परिवार में 4 या 5 लोग हैं तो लगभग 80 से लेकर 100 करोड़ आबादी हमारी जो है इंश्योरेंस के कवर में आ गई है। मीन्स कि आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन खासकर टियर 2 और टियर 3 में काफ़ी हद तक बढ़ गया, जो 15-20% होता था वो 70-80% तक हो गया है। तो ये बहुत बड़ा काम किया है। इसके अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस फ्री है, बस इसमें क्या है कि एडमिशन से पहले की चीज़ें कवर नहीं है, प्लस दूसरा इसके रेट्स बहुत कम है। मैं फिर बताऊँगा चैलेंज ये है, अगर बड़ा अस्पताल है, बड़े शहर में कोई अस्पताल है, NABH, NABL, JCI हॉस्पिटल है, जिसको क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है, जिसके डॉक्टर्स अच्छे हैं, जो क्वालिटी पे खर्च करता है, OT ICU जिसने अच्छे से मेंटेन करी है, जहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, जहाँ के डॉक्टर्स बहुत सीनियर और एक्सपीरियंसड हैं, वहाँ पे इतनी सस्ती दरों पे इलाज मुहैया करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। रेट्स को रिवाइज करे हैं सरकार ने, बट इतने अच्छे नहीं करे हैं कि जितने होने चाहिए, सो दैट कहीं ना कहीं कुछ डिमार्केशन करनी चाहिए कि अगर आपका 50 बेड का अस्पताल है, 25 बेड का अस्पताल है, 100 बेड का है, 200 है, या आपको ये सर्टिफिकेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं रेट्स प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स के आसपास होने चाहिए। अभी सरकार ने कुछ रेट्स रिवाइज करें CGHS में, हम लोग धन्यवाद देते हैं, बट सिर्फ कंसल्टेशन रिवाइज करिए और कुछ रेडियोलॉजी टेस्ट करें, लैब टेस्ट हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, सर्जरीज हैं, इतने कम सस्तों पे रेटों पे होती हैं कि आप मानोगे नहीं, आपके घर में प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन नहीं आएगा जितने कम दरों पे डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं। रिवाइज और बढ़ाने के बाद जो CGHS के रेट्स आए हैं, OPD को 300 रुपये में है, 300 रुपये में आप प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन अपने घर नहीं बुला सकते हो।
आप चाहते हो कि MBBS, MD, DM, MCH, सीनियर सर्जन, एक्सपीरियंस डॉक्टर को दिखाना चाहते हो और चाहते हो 300 रुपये में हम OPD या 300 रुपये में IPD करें। कुछ कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो 50 और 100 रुपये में होते हैं, प्राइवेट में जाओ 1000 या 2000 से कम नहीं होते हैं। तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, कहीं ना कहीं इसको अच्छे से ऑडिट करके इस डिस्पैरिटी को दूर करना चाहिए। बिकॉज हमारा उद्देश्य सिर्फ एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हमारा है अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी हेल्थ केयर, जहाँ पे डॉक्टर सीनियर होना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन रेट 0 होनी चाहिए, OT मॉडुलर होनी चाहिए, हेपा फिल्टर लगे होने चाहिए। तो हम उस क्वालिटी की बात कर रहे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कंट्रीज में मिलती है, और इसके लिए सरकार को डेफिनेटली बहुत काम करना है। जैसे वहाँ पे NHS होती है इंग्लैंड में, वो पूरा का पूरा खर्चा वहन करते हैं, या US में सबका इंश्योरेंस होता है। या तो इस तरह की इंश्योरेंस स्कीम लेके आए, या जो इंश्योरेंस स्कीम लेके आइए इसको कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की जरूरत है। वो मुझे लगता है अगर करेंगे तो शायद बहुत फायदा होगा। एक चीज और, अब हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल बन गया है किसी भी इंडस्ट्री को इनेबल करने के लिए, एम्पावर करने के लिए। किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो टेक्नोलॉजी से वो पीछे नहीं हट सकता है। मतलब अगर आप चाहते हैं हेल्थ केयर में आप ग्रो करना चाह रहे हैं, या चाहते हैं एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपनी जनता को, तो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपकी डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, कॉम्प्लिकेशंस में, आपकी शॉर्ट्स कमिंग्स में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में, मैन पावर मैनेज करने में, डॉक्टर्स को एम्पावर करने में, रोबोटिक्स है जो प्रिसीजन अच्छा करने के लिए सर्जरी का, कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए, डे केयर सर्जरी को इंप्रूव करने के लिए। ये ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए जिनको हमें लगता है खाली बड़े अस्पतालों या बड़े शहरों में नहीं, ये हमारे छोटे शहरों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, मशीन लर्निंग है, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई टेक्नोलॉजी में जो डॉक्टर्स को इतना एम्पावर कर देंगी कि डॉक्टर्स के पास कम समय में अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, अच्छी डायग्नोसिस प्रोवाइड कर सकता है, और इलाज अगर अच्छा होगा, डायग्नोसिस अच्छी होगी, तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन और डेथ रेट को हम बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जो टूल्स हैं, खास करके जो टेक्नोलॉजी वाले, इन सबको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे HIS है, हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, OPD मैनेजमेंट शेड्यूल है, टेली कंसल्टेशन है, वीडियो कंसल्टेशन है, या आपका बहुत सारे अदर बैकएंड ऑपरेशंस होते हैं। अगर इन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाए, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करा जाए हेल्थ केयर में जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, कि अगर मरीज कॉल करता है तो उसको कॉल करने से लेकर ट्रीटमेंट मिलने तक जितने स्टेप्स हैं सारे डिफाइंड हों, सारे कंट्रोल्ड हों, हर स्टेप डिफाइन हो, कैसे करना, कब करना, कौन करेगा, उसको हम ट्रैक कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, पेशेंट को एक्सपीरियंस तक को मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसे टूल्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है ये फ्यूचर है जिस पे हमें काम करना चाहिए, और इस पे ग्रोथ बहुत पॉसिबल है, हेल्थ केयर की भी और देश की भी बहुत ग्रोथ पॉसिबल है। और मैं फिर बोलूँगा, सरकार एक बार और अच्छा काम कर रही है। Tier 2 जितने सिटीज़ हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के शहर हैं, उन सब शहरों में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे उनको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। तो एक जो बहुत बड़े चैलेंज थे, डॉक्टर्स की कमी थी, वो अगले 5 साल में खत्म होने वाली है। डॉक्टर्स हमारे पास बहुत सारे मिलने वाले हैं, बस क्वालिटी हमें एजुकेशन पे फोकस करना है। ऐसे ही टेक्नीशियन और नर्सिंग कॉलेजेस अभी लास्ट बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, तो उसमें हमारे बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज नए खुल के आ रहे हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी के अलावा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम आ रहे हैं हेल्थ केयर लोगों के लिए, जिसमें GDA है, टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, MRD टेक्नीशियन है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो लोगों को एम्पावर कर रहे हैं और शॉर्टेज को पूरा कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, और वंस अगेन सारे डॉक्टर्स को मेरी तरफ से, मेरे फिलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से बहुत बहुत डॉक्टर डे की शुभकामनाएं। थैंक यू।